वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कुछ लोग तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे होंगे और कुछ कल मनाएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। आप कुछ भी फेस्टिवल करें, लेकिन चाहे आप 5 से 10 मिनट टाइम निकालें, कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है तो समझ लीजिए आप पिछड़ रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ें। पढ़ाई का मतलब ये होता है, कंटिन्यूटी ये होती है कि आप डेली चाहे 2 मिनट पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। आप पढ़ाई के टच में ज़रूर रहे, चाहिए आपके माइंड में रहे। अगर न्यू है तो दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब एंड में कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। तो आज की वीडियो होने जा रही है 1 लाइनर क्वेश्चंस फ्रॉम पीबी शैलीज पोएम। और आप सभी जानते हैं पीबी शैली यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो स्पेशली आज पीजीटी के लिए है। और ये स्पेशल पीजीटी नहीं, आपका नेट है, सेट है या जीआईसी कोई भी एग्ज़ाम होगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में आपके शैलीज के जितने भी पोएम्स से रिलेटेड हैं, जो इम्पोर्टेंट पोएम है, 3-4 पोएम मुश्किल से छूटी होगी, इतनी भी छूट गई, लेकिन जितनी भी मुझे अच्छी लगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने इसमें लिया है। तो 1 लाइनर है, आप नोट करते चलेंगे अपने, जैसे मैंने आपको बताए थे। और पीजीटी के आप मोस्टली मैं वो भी डालूंगी और टीजीटी कंटिन्यू रहेंगे। द मास्क ऑफ अनार्की, उन्होंने एक पोएम लिखी है। ये जो है आप ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मास्क, या फिर ऐसे भी आ सकता है मास्क लिखा हुआ, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, एक ही पोएम है ये शैली की पॉलिटिकल पोएम है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हु इज द पोएट ऑफ द मास्क ऑफ अनार्की, तो दैट इज द शैली। एंड विच टाइप ऑफ पोएम ऑफ मास्क ऑफ अनार्की, दैट इज द पॉलिटिकल पोएम। जो शैली ने लिखी है, कोई आप उसकी पॉलिटिकल पोएम है, कोई फिलोसफी का पोएम है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का पोएम है, तो हर पोएम में कुछ ना थीम बेस्ड लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत मैं बता रही हूँ। आप जानते हैं मैटर बहुत है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको बेस्ट मिल जाए, जो रिपीट होते हैं और आगे आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। इट इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश पोस्टhumously इन 1832। पोस्टhumously होती है यानी उनकी डेथ के बाद। अच्छा, ये बताइए पीबी शैली की डेथ किस ईयर में हुई थी? जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 1832 में ये पब्लिश होती है। इट प्रेजेंट द पीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट प्रेजेंट्स द पीटरलू मसाकरी मैनचेस्टर 1819। 1819 में जो मैनचेस्टर थे, वहाँ पे पीटरलू का जो मसाकरी होती है मतलब एक तरह से खून खराबा जो होता है उसको ये प्रेजेंट करती है। सेकंड पोएम है क्वीन मैब, ये शैली की फिलोसॉफिकल पोएम है। वो क्या थी? पॉलिटिकल पोएम थी, और ये क्या है? फिलोसॉफिकल पोएम है। ये ध्यान रखेंगे, ये मेन चीजें हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट इज पब्लिश इन 1813 इन 9 कैंटोज। 9 कैंटोज में की गई थी और 17 नोट्स में की गई थी। तो चीज क्लियर हुई, कब पब्लिश हुई? 1813 में। A revised edition is published in 1816। इसका जो रिवाइज था, यानी इसको दोबारा से उन्होंने रिवाइज करके जो पब्लिश किया था 1816 में, तो उसका जो टाइटल आया था वो टाइटल था द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने जो ये वाली जो पोएम थी आपकी क्वीन मैम, जो ये 1830 में पब्लिश हुई थी, 9 कैंटोज के साथ पब्लिश हुई थी, बट 1860 में इसको शैली रिवाइज करता है और नए टाइटल के साथ इसको पब्लिश करते हैं, दैट इज द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम में पूछा जा सकता है। शैली यूजेस द फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल। इस में क्या है? शैली फेरी टेल को यूज करता है, परियों की कहानी की तरह से। ही प्रेजेंट्स अ फ्यूचर विजन ऑफ अ यूटोपिया ऑन अर्थ। वो क्या कहते हैं, धरती पर यूटोपिया जो फ्यूचर विजन होता है यूटोपिया का, वो प्रेजेंट करता है। यूटोपिया आप जानते हो, मैंने अपनी जो वोकैबलरी की जितनी भी वीडियो बनाई हो ना, वे तो आप बिल्कुल मत भूलिए। हालांकि मैं आगे उस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, मैटर को टाइप करना और पीडीएफ, ये मेरे ना आंखों पे बहुत इफेक्ट डालता है। इसी वजह से मतलब मैटर इतना है, इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो मैंने बनाया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको उस तरह से नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप में से कोई हेल्प कर सकते तो बता दीजिए, मैटर में दे दीजिए, और अगर पीडीएफ बन जाए तो डेली आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी। द पोएट अटैक्स ऑन मोनार्की, वॉर, कॉमर्स एंड रिलीजन। जो पोएट है ना, वो अटैक करता है मोनार्की पे, वार और कॉमर्स एंड रिलीजन पर। तो ये अटैक हो गया। ही सेलिब्रेट्स अ फ्यूचर ऑफ रिपब्लिकनिज्म, फ्री लव, एथिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म। तो जो सेलिब्रेट्स करता है एक फ्यूचर किसका? रिपब्लिकनिज्म का, फ्री लव है, एथिज्म है एंड वेजिटेरियनिज्म है। तो इन सबको वो प्रेजेंट करता है। एलास्टर थर्ड पोएम है, जिसका सेकंड नाम द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉन्ग पोएम है, 720 लाइन्स की है।
तो ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ एलेस्टर, दैट इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, लॉन्ग पोएम, दैट इज 720 लाइन्स। इट इज रिटन इन 1815 एंड पब्लिश इन 1816। तो हर पोएम की आप जो है रिटन और पब्लिशिंग जो डेट हो वो आपको लर्न करनी है। एलेस्टर इज द टाइटल विच इज सजेस्टेड बाय द थॉमस लव पिकॉक। एलेस्टर जो है वो टाइटल है जो थॉमस लव पिकॉक थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया था। इट इज़ ए रोमन वर्ड, जो एलेस्टर है वो रोमन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ईविल जीनियस। तो ईविल यानी बुरी और जीनियस मानी जीनियस। इट मीन्स विलियम्स जोनियस। इट इज शैलीज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, आगे अनदर जो पोएम है उसकी ऑटोबायोग्राफी होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है, दैट इज एलेस्टर। ध्यान रखिएगा, एक आगे मैं पोएम बताऊंगी वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी आती है तो दैट इज एलेस्टर। आगे बात करते हैं द विच ऑफ एटलस, फोर्थ पोएम होगी आपकी शैलीज फैंसीफुल पोएम। देखिए हर पोएम में कुछ ना कुछ यूनिक है। तो विच ऑफ एटलस जो है वो शैली की फैंसीफुल पोएम थी, रिटन 1820 एंड पब्लिश पोस्टहुमसली इन 1824। उनकी मौत के बाद ही, और ये जो वर्ड है ना पोस्टहुमसली, इसको लर्न कर लीजिएगा, मौत के बाद होता है, ये आपकी वोकैब में पूछा जा सकता है। इट कंटेन 78 ओटावा रीमा स्टेंजाज। बहुत वर्क जो है शैली के रीमा में लिखा गया, कहीं तेजा रीमा आता है, कहीं ओटावा रीमा आता है। ये सब मैंने ना आपकी एक वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, मैंने बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग से बताया हुआ है रीमा क्या होता है, ओटावा क्या होता है। इन सबसे पहले आपको सिलेबल मतलब डिफरेंट जो बिल्कुल बेसिक है ना, जिससे इंग्लिश सीखने के लिए आपका ABCD होता है, उस तरह से जो आपके लिटरेरी टर्म है उनको सीखने के लिए आपका सिलेबल होता है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझने वाला नहीं है। वैसे बता देती ओटावा 8 होता है, रीमा जो होता है वो आप मुझे बताएंगे मेरी वीडियो देखने के बाद। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इट इज़ अबाउट अ क्वेस्ट फॉर द परफेक्ट यूनियन। ये एक प्यास है किसकी, की परफेक्ट यूनिटी के लिए उनकी एक प्यास थी, एक पोएम थी। इट टेल्स स्टोरी ऑफ अ विच। ये इसमें क्या होता है, एक विच क्या होता है, एक तरह से शैतान या डायन होती है, उनकी स्टोरी बताता है जो एटलस की केव में रहती है। तो आप जानते हैं मैं यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन बता रही हूँ, तो ज़्यादातर मैं यहाँ पर पोएम की आपको समरी नहीं बता रही हूँ, ये ध्यान रखेंगे। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समरी में वो मैं बता रही हूँ, लेकिन टोटल पोएम की यहाँ समरी नहीं बता रही हूँ। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगेगा किसी भी पोएम को अगर आपको समरी नहीं मिल रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। द विच क्रिएट्स अ क्रिएचर हर्माफ्रोडिटियस विद द हेल्प ऑफ। अब ये क्या होता है, जो हर्माफ्रोडिटियस जो होता है वो एक तरह से ऐसा जीव है जो ना ही फीमेल है ना ही मेल है। तो विच जो है क्रिएचर जो कि हर्माफ्रोडिटियस होता है वो किसकी हेल्प से क्रिएट करती है, फ्यूजन मिक्सचर ऑफ फायर एंड स्नो। जो आग और बर्फ के से एक हर्माफ्रोडिटियस को जो क्रिएचर नाम होता है उसको क्रिएट करती है। दिस क्रिएचर इज सेक्सलेस थिंग्स विद द मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या होता है उसमें वो सेक्सलेस होते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है वो मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट पोएम है द थ्रीम ऑफ लाइफ इज शैलीज अनफिनिश्ड विजनरी पोएम इज ट्रेजरीमा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द थ्रीम ऑफ लाइफ है वो किस में लिखी गई, ट्रेजरीमा। ट्रेजर होता है जो भी 3 लाइनों में बना होता है, उसकी एक पर्टिकुलर उसकी राइमिंग स्कीम होती है। मेरी वीडियो में आप जरूर देखें अगर आपको नहीं पता है तो। द थ्रीम ऑफ लाइफ जो है शैली की अनफिनिश्ड है विजनरी पोएम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। It is composed in 1822 and published 1824. It is influenced by, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दांतेज इन्फर्नो एंड पेट्रास ट्रोनोफी। ये दांते का जो वर्क था, दांते इन्फर्नो और पेट्रा का ट्रोनोफी। ध्यान देखिए दांते का इन्फर्नो है, पेट्रा का ट्रोनोफी है, उनके वर्क से भी इन्फ्लुएंस थी। द थ्रीम इज द थ्रीम ऑफ द चैरियट ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि जो यहाँ विजय थी वो विजय जिंदगी के पहिए की या रथ की, सॉरी चैरियट होता है रथ है, जिंदगी के रथ की विजय होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बार यहाँ पूछा जा चुका है। जीसस, सोक्रेटिस, प्लेटो, अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि विच इज द नेम नोट यूज्ड बाय पीबी शैली। तो पीबी शैली के द्वारा अपनी जो पोएम थी उसमें द थ्रीम ऑफ लाइफ उसमें कौन सा का नाम यूज नहीं किया, तो वहाँ पर जीसस, सोक्रेटिस, प्लेटो, अलेक्जेंडर, नेपोलियन थे, तो एक उनका अलग था, तो वो आपको छांटना था उसमें से।
द पोएम हैज़ बिकम द डांस ऑफ डेथ। पोएम जो है वो डेथ का एक डांस बन चुकी थी। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत अच्छी पोएम है आपकी बीबी शैली की। ये कहते हैं कि अगर ओड टू द वेस्ट विंड को नहीं पढ़ा तो शैली को कुछ नहीं पढ़ा। इज़ द शैलीज ओड इन 5 सेक्शन इन टैज़र रीमा, ये भी टैज़र रीमा में ही थी, 5 सेक्शन थे। रिटन इन द ऑटम ऑफ 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। और जो ऑटम होता है 1819 का उसमें वो लिखते हैं और 1820 में पब्लिश होती है। द विंड इज़ द ट्रम्पेट प्रोफेसी, जो विंड है वो क्या करती है, प्रोफेसी, एक विजय है ट्रम्पेट प्रोफेसी की, जो प्रोफेसी के होते हैं ना, जो फ्यूचर की बातें बताते हैं। जैसे कि इसमें कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि विंटर आती है तो स्प्रिंग भी कहीं ना कहीं उसके पीछे होगी। तो एक आशा थी, एक प्रोफेसी थी, उन्होंने बता दिया कि जब विंटर आ रही है तो वो भी आएगा। द मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ होप। इस पोएम में सबसे बड़ी बात क्या होती है, होप का मैसेज होता है कि जब विंटर का मतलब क्या है कि जब आपके लिए परेशानी आ रही है जीवन में तो कुछ अच्छाई भी आपके जीवन में आएगी। The poem demonstrates Shelley's minute observation of nature and her object। जो पोएम है वो प्रदर्शित करती है शैली का जो बहुत ही माइन्यूट होता है, जो बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन होता है नेचर ऑब्जेक्ट के बारे में। टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी लिखी गई है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये एक बार पूछा भी गया है। शैलीज पोएम रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ 1820, ये 1820 में लिखी है। अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं दूँ क्योंकि बीबी शैली का वर्क जो है मोस्टली कोई 1820 1890 इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो बार बार उनको याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपको इसे बता दूं कि आप ऐसे कीजिए, जो स्टार्टिंग से लेके मतलब जो उन्होंने 18 से लेकर 20 तक एक जगह वाली पोएम लिख लीजिए, तो उनको लर्न करने में आसानी रहेगी आपको। इट रिप्रेजेंट्स शैलीज थॉट एंड स्टाइल, इसमें शैली अपने थॉट और जो स्टाइल है उसको प्रेजेंट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 21 स्टेंजा ऑफ 5 लाइन स्टेज ईच। द फर्स्ट 4 लाइन ईच स्टेंजा आर इन ट्रोकैइक ट्राईमीटर। अब देखिए ये भी मैं बता चुकी हूँ, ट्राईमीटर यानी 3 मीटर वाला होता है। तो ट्रोकैइक मीटर क्या होता है कि पहले सिलेबस जो होगा वो असेंटेड होता है, फिर बाद में अनअसेंटेड होता है, असेंटेड अनअसेंटेड ऐसे करके ट्राईमीटर का बना होता है। ये वीडियो मेरी आप जाकर उसमें देख सकती हो, क्योंकि देखो मैंने जब वीडियो बनाई था मैं सबसे पहले वही वीडियो बनाई थी, क्योंकि अगर आपको राइटर को अच्छे से पढ़ना, उनके वर्क को अच्छे से सही से क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये मीटर क्या है, सिलेबल क्या है, ट्राइको क्या है, हेक्सामीटर क्या, इन सबको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो पोएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उन्हें हमेशा गलत करके आओगे। गलती मैंने भी की है, इसीलिए मैंने फिर इनको सबसे पहले एक नोट्स बनाए थे और उसके बाद फिर मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप किसी भी राइटर की पोएट की आप पोएम्स के रिलेटेड क्वेश्चन लर्न करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। द 5th लाइन इज एन अलेक्जेंड्राइन, ये भी मैं बता चुकी हूँ। आइम्पिक हेक्सामीटर, अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, ये आपकी लिटरेरी टर्म्स भी हो गई और एक तरह से ये आपका जो है वर्ड मीनिंग भी आ सकते हैं। देखिए जो ट्रोइकिक होते हैं ना, आयम्बिक होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपके अपोजिट वर्ड मीनिंग आए तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ट्रोइकिक में क्या होता है, पहले स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस लेवल आता है, और आयम्बिक में क्या होता है, अनस्ट्रेस। तो यहाँ स्ट्रेस अनस्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस अनस्ट्रेस, यहाँ क्या होता है, पहले अन आता है फिर स्ट्रेस आता है। ठीक है जी। सॉरी। द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी ए बी। और शैली एड्रेस द स्काईलार्क, शैली जो है स्काईलार्क को एड्रेस करता है। ही कंसिडर्स इट अ स्पिरिट ऑफ जॉय, ये क्या करता है, उसको जॉय का स्पिरिट को कंसिडर करता है। ही कंट्रास्ट द परफेक्ट हैप्पीनेस ऑफ द स्काईलार्क विद द सैड स्टेट ऑफ मैन, वो कंट्रास्ट करता है कि जो परफेक्ट हैप्पीनेस है स्काईलार्क की विद किसके साथ में, जो सैड स्टेट ऑफ मैन होता है। इसकी बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, तो ये हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग वे होते हैं जो हमारे सबसे दुखी वाले जो विचार होते हैं वे बताते हैं। दिस पोएम इज रिमार्केबल फॉर म्यूजिक एंड मेलोडी, इट इज रिच इन ब्यूटीफुल इमेज। द इंडियन सेरेनेट, ये 8 नंबर पोएम है। इस शैली शॉर्ट लिरिक ऑफ 3 स्टेंजा, ये शॉर्ट लिरिक है 3 स्टेंजा की। इट इज़ रिटन फॉर मिस सोफिया स्टेसी, मिस सोफिया स्टेसी जो उसकी फ्रेंड होती है उसके लिए लिखी थी इन्होंने। मिस सोफिया इज़ एन अकम्प्लीस्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एज वेल एज वंडरफुल सिंगर, तो वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थी जो बजाते हैं ना, गाना गाते हैं वो, और साथ साथ में एक वंडरफुल सिंगर भी थी।
It is written in 1819 and published in Leigh Hunt's magazine The Liberal in 1822. तो ले हंट्स की मैगजीन का भी आप नाम लर्न कर लीजिएगा। ले हंट भी बार बार यूज़ होता है, क्वेश्चन में आ जाता है। द लिबरल इन 1820। द अदर टाइटल इज, दूसरा टाइटल क्या था? सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर। तो उसका दूसरा जो टाइटल था वो सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर था। द लवर एड्रेस हिज beloved, he asked her to lift him from the grass and show her a rain of kisses. तो यहाँ वो कहता है, अपनी बिलव को कहता है कि उसे घास से उठाओ और उसके ऊपर किसेस की एक बारिश कर दो। तो इस तरह से बिल्कुल ये क्या है ना, एक लव पोएम के बारे में आप कह सकते हो। ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्लास, आई डाई, आई फेंट, आई फेड। तो इस तरह से ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ले ली है। नेक्स्ट है टू वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ को डेडिकेटेड सोनेट्स है शैली का, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इट रिवील्स द पोएट्स लव फॉर वर्ड्सवर्थ। ये पोएट का लव वर्ड्सवर्थ के ऊपर रिवील्स करता है। इट ऑल्सो रिवील्स द पोएट्स डिसइल्यूजमेंट विद हिम। ये जो पोएम है वो पोएट के साथ जो डिसइल्यूजमेंट होता है, जो मिसभ्रम होता है, उसके बारे में बात करती है। जूलियन एम मेडेलो, ये बहुत अच्छी वर्क है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आ कन्वर्सेशन शैलीज पोएम ऑफ 1617। तो ये कौन सी है? ये कन्वर्सेशन पोएम है, ठीक है जी। हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है और डायलॉग फॉर्म में है। इट प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन जूलियन एंड मेडेलो। जूलियन एंड मेडेलो के बीच कन्वर्सेशन को प्रेजेंट करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ द पावर ऑफ मैन एंड पोटेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ये जो थीम्स है बेस करती है, वो पावर होती है आदमी की और पोटेंसी होती है ह्यूमन माइंड की, इनके बीच की थीम्स को प्रेजेंट करती है। जूलियन, इसमें जो जूलियन है वो खुशहाली है और मेडेलो जो है उसका जो बेस्ट फ्रेंड था बायरन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मैंने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा कहीं भी है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पावर ऑफ इनोसेंस एंड गुड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लिटिल चाइल्ड। तो जो इनोसेंस की पावर होती है, जो अच्छाई होती है, वो छोटे बच्चे के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। और जो लिटिल चाइल्ड होता है वो बेस्ड होता है क्लेरमोंट्स बेबी एलिग्रा, जो कि बायरन की बेटी होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उसमें लिटिल चाइल्ड है वो कौन है? तो वो क्लेरमेंट्स की बेबी है एलिग्रा, जो बायरन्स की डॉटर है। ओके, हियर आर द पॉपुलर लाइन्स फ्रॉम द जूलियन मेडेलो। बहुत अच्छी लाइनें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट रेस्ट मैन आर क्रेडल्ड इन टू पोइट्री बाय रोम, दे लर्न इन सफरिंग वॉट दे टीच इन सॉन्ग। जो बहुत रेस्ट व्यक्ति होता है ना, कुछ व्यक्ति होता है, वो उलझ जाता है पोइट्री में बड़ी गलती से। वे दे लर्न इन सफरिंग, वे सफरिंग में सीखते हैं। वॉट दे टीच इन सॉन्ग, जो सॉन्ग में सिखाते हैं, जो वे सॉन्ग में सिखाते हैं वो इवन सफरिंग में सीखते हैं। तो इस तरह से पोएम बहुत अच्छी है। इसकी 4 लाइन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पोएम से ली गई है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज शैलीज पोएम इन 12 कैंटोज। ये वो अच्छी पोएम है, ये 12 कैंटोज में है। ये क्वेश्चन आ चुका है 12 कैंटोज में। इट इज कंपोज इन 1817 एंड पब्लिश्ड 1818। इट इज़ इन स्पेंसरियन स्टेंजा। कौन से स्टेंजा में है ये? स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ जाकर उसमें देख लीजिएगा। इट इज़ ओरिजिनली पब्लिश्ड विद द टाइटल लेओन और सीतना। तो जो ओरिजिनल पब्लिश था वो लेओन और सीतना था, या द रेवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये दोनों चीज़ आप याद रख लीजिएगा। इट इज डेडिकेटेड टू मैरी शेली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीतना इज ए हीरोइक लेडी। Her mission is to bring about the liberation of mankind. The poem shows Shelley's reformative zeal and regard for well-being of humanity. जो पोएम होती है वो शैली में जो एक सुधारात्मक उत्साह होता है ना, उसको शो करती है। It glorifies liberty, it also glorifies love. तो ये जो ग्लोरीफाइज करती है, लिबर्टी को भी करती है और लव को भी करती है, तो दोनों के लिए ही यूज़ है। थोड़ी सी तबीयत जरा खराब है, प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। चलिए देखते हैं 12 नंबर। इपिप्सिचिडियन इज द शैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बताया था। और जो इसकी अगर खाली ऑटोबायोग्राफी जो क्वेश्चन आता है वो है इपिप्सिचिडियन। ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी आती है तो अलग है, और अगर खाली ऑटोबायोग्राफिकल आती है तो आपकी इपिप्सिचिडियन है। और एक हीरोइक कपलेट में लिखी है, 1821 में पब्लिश हुई है। और जो इपिप्सिचिडियन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है अपॉन द लिटिल सोल, और लिटिल सोल विद इन सोल, या तो छोटी मतलब आत्मा के अंदर आत्मा, छोटी आत्मा, या अपॉन द लिटिल सोल, या छोटी आत्मा के ऊपर। इस तरह से इसका दूसरा मीनिंग है। द पोएम है शैलीज मैच्योर्ड लव फिलोसफी एंड प्रेजेंट हिज आइडियल ऑफ वुमेनहुड। ये मैच्योर्ड लव फिलोसफी होती है और वुमेनहुड के आइडियल को प्रेजेंट करती है। द
beauty of the Italian girl named Emilia Viviani inspired Shelley to compose this poem. जो इटालियन गर्ल की जो ब्यूटी होती है इमिलिया विवानी, इम्पोर्टेंट है, इनकी लाइफ में काफ़ी होते हैं, तो वो इसको इंस्पायर करती है इस पोएम को लिखने के लिए. दिस पोएम इज अ गुड मॉडल फॉर प्लेटोनिक एंड पैशनेट लव. तो पोएम जो है ना एक तरह से जो प्लेटोनिक और पैशनेट लव होता है उसका अच्छा मॉडल है. द पोएट सेलिब्रेट्स प्लेटोनिक लव. ही एडवोकेट्स फ्री लव. ही क्रिटिसाइज कन्वेंशनल मैरिजेज. जो वो कन्वेंशनल मैरिज होता है ना उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करता है. वो अपना क्या फ्री लव, कि आदमी को अपना फ्री लव होना चाहिए. और मोस्ट फेमस पोएम बाय शैली. हर बार पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, मतलब एडोनेस का जिक्र तो आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहीं चाहे ऑप्शन में आए किस आता ही आता है. ये एक तो पेस्टोरल इलेजी है, एग्जाम में पूछा जा चुका है. किसकी डेथ पर है? किट्स की डेथ पर है. किट्स कौन थे? शैली के फ्रेंड थे. रिटन इन 1821. हर बार इनमें से यहाँ इन जो 3 लाइन लिखी है इनमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इट हैज़ 55 स्पेंसरी स्टेंजा ऑफ 9 लाइन ईच. 495 लाइन्स है. बेस्ड है ग्रीक पेस्टोरल इलेजी ऑफ बायंस. ग्रीक एक पेस्टोरल इलेजी है बायंस की. कौन सी? लेमेंट फॉर एडोनेस एंड मोस्कन्स लेमेंट फॉर बायन. इसके ऊपर ये बेस है. इट इज थ्रोनरी. द पोएट प्रजेंट नंबर ऑफ मॉर्नर. इसमें जो है पोएट बहुत सारे मॉर्नर्स को प्रजेंट करता है. वो कीट्स के क्रिटिक को पर अटैक करता है. वो जो पैंथिस्टिक फिलोसफी होती है उसको प्रेजेंट करता है. पैंथिस्टिक होता है जो सर्वेश्वरवादी होते हैं, बहुत सारे भगवान को मानते हैं. ही बिलीव्स इन द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल. वो इमॉर्टलिटी जो होती है आत्मा की उसमें विश्वास करता है. द वन रिमेन्स द मैनी चेंजेस एंड पास. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा. द पोएट ऑल्सो सीज हिज ऑन डेथ. इस जो वर्क है एडोनेस में ये जो पोएट है अपनी डेथ भी देखता है. द प्लेटोनिक एंड पैंथिस्टिक टच इज एडिड टू द चार्म्स ऑफ द पोएम. जब इस पोएम में प्लेटोनिक और पैंथिस्टिक भी मिल जाता है तो इसकी पोएम की जो चांस है वो बढ़ जाती है. बायरन शोन एज द पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी. जो बायरन है उनका जो फ्रेंड है वो पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी दिखाया गया है. मिल्टन इज़ द थर्ड अमंग द सन्स ऑफ लाइट. मिल्टन जो है थर्ड है लाइट के सन के बीच में. थॉमस मूर इज़ द स्वीटेस्ट चाइल्ड. इसमें जो थॉमस मूर यूज़ किए गए वो स्वीटेस्ट चाइल्ड के रूप में यूज़ किए गए हैं. 14 पीटर बेल मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के भी द्वारा लिखी गई है. लेकिन इसमें अंतर क्या है? पीटर बेल तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और पीटर बेल द थर्ड जो लिखी है वो शैली ने लिखी है. अगर दोनों एक साथ आ जाए ना, अगर द थर्ड को भी ध्यान से देखना, अगर द थर्ड है तो आपकी शैली है, अगर खाली पीटर बेल आ गया तो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है. शैलीज प्रोडी है वर्ड्सवर्थ पोएम पीटर बेल. मतलब एक पैरोडी करके लिखी थी इन्होंने. वर्ड्सवर्थ की पैरोडी तो जानते हो ना, उसकी नकल के आधार पे. इट इज सैटारिकल पोएम. ये सैटारिकल पोएम है. द पोएट शोज पीटर्स प्रोग्रेस थ्रू अ ब्लैक कॉमिक अंडरवर्ल्ड. पोएट जो दिखाता है, जो पीटर की प्रोग्रेस दिखाता है वो ब्लैक कॉमिक अंडरवर्ल्ड के द्वारा दिखाता है. It describes this progress in 7 sections. जो इसकी प्रोग्रेस है वो 7 सेक्शन में दिखाते हैं. वे कौन कौन से हैं? डेथ, द डेविल, हेल, सिन, ग्रेस एंड डेवेनेशन एंड डबल डेवेनेशन. तो ये 7 एज होती है, 7 टाइप होते हैं जहाँ पर वो दिखाता है. द पॉपुलर लाइन हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन. और ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. तो ये पॉपुलर लाइन जो है द पीटर बेल थर्ड से ली गई है. वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन इज शैलीज लव पोएम. शैली की लव पोएम है. कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन ईच. 2 स्टेंजा है, 8 लाइन ईच है. एड्रेस किसको करते हैं? जेनी विलियम्स. जेनी विलियम्स जो होती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ फिर भी शैली की फ्रेंड होती है. द 2 अदर्स पोएम विच आर. 2 पोएम और जो होती है जो जैन विलियम्स को वो जो है एड्रेस करते हैं. एक तो है विद द गिटार टू जैनी और सेकेंड है इसकी टू जैनी द रिकलेक्शंस. इट इज़ रिटन इन 1821 a year before his unfortunate death. जब उनकी डेथ होती है उससे 1 साल पहले लिखता है. ओzymandias is Shelley's sonnet. It is written 1817 and published by Hunt. ये हंट ने पब्लिश की थी किसमें? द एग्जामिनर इन 1818 में. एंड ओzymandias is a Greek emperor. Ozymandias is a Greek name for the Egyptian pharaoh Ramesses II. The sonnet is concerned with the vanity of human greatness. जो सोनेट है वो कंसर्न होता है किसके? जो ह्यूमन ग्रेटनेस की वैनिटी होती है, पावरफुलनेस होती है डेथ की, एंड ट्रांजिटरी नेचर होता है ह्यूमन लाइफ का. तो इन सब से कंसर्न करता है ये सोनेट. द क्लाउड इज अ शैलीज नेचर पोएम. इम्पोर्टेंट है. रिटन 1820.
इट इज़ अ नेचर मिथ ऑफ फ्लॉलेस ब्यूटी, इट प्रेजेंट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए क्लाउड। तो ये क्लाउड की हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है। द क्लाउड ब्रिंग शेड, रेन, हेल, स्नो, लाइटिंग एंड थंडर। इट स्प्रेड्स एवरीवेयर, सब जगह फैल जाता है। इट चेंजेस बट कैन नॉट डाइट, ये चेंज हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। द क्लाउड इज द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ शैलीज मिथ मेकिंग पावर। जो क्लाउड है वो बेस्ट इंस्टेंस है जो शैली का मिथ मेकिंग पावर होती है। इट इज़ आर्टिस्टिकली फ्लॉलेस, शैली प्रेजेंट्स अ मिथ which is based on a science. The poem is remarkable for Shelley's mathematical skill, mastery of music and reach. मतलब क्या होता है, एक आर्टिस्टिकली फ्लॉलेस है। शैली इसमें एक मिथ को प्रेजेंट करता है जो बेस होता है साइंस के ऊपर। द पोएम एक रिमार्केबल है शैली की मैथमेटिकल उसकी स्किल, मास्टरी, म्यूजिक और बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ में बहुत अच्छा है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, ये फेमस लाइन है द क्लाउड की। एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड शोर्स, आई चेंज बट कैन नॉट डाई। जिसमें पहले बताई थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक बार ये लाइन पूछी जा चुकी है कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। स्ट्रेंजर रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपाल, शैलीज एक सब्जेक्टिव लिरिक है। लिरिक क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। इट इज़ रिटन इन दिसंबर 1818। शैली इज़ इन द मूड ऑफ डिस्पेयर एंड डिप्रेशन। शैली का मूड बहुत दुखी था, डिप्रेशन में था। वही हैज़ अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड फ्रस्ट्रेटेड होप्स। तो इसकी मोस्ट फेमस लाइन जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, एलास आई हैव नोर होप नोर हेल्थ नो पीस विद इन नो काम अराउंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि एलास आई हैव नो होप, मेरे पास कोई आशा है, ना हेल्थ है, ना शांति है, ना कूलनेस है, ना मेरे चारों तरफ। फिर बीच में और लाइनें हैं, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेड इन अनदर मेजर। तो ये जो बाद की दो लाइनें हैं ये भी एग्जाम पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द पोएट इज़ इन द मूड ऑफ डीप प्रिपरेशन, वो तो बता चुकी हूँ। ही फॉरगेट्स द वरीज एंड शेरोज इन द कंपनी ऑफ नेचर। तो वही कहता है कि वो अपनी जितनी भी चिंताएँ होती है, दुख होता है, नेचर के संपर्क में आने पर भूल जाता है। ही वॉन्ट्स टू डाई नियर द सी वाइल लिसनिंग टू द लास्ट साउंड। वो सी के किनारे मरना चाहता है उसकी लास्ट साउंड सुनते हुए। द पोएम इज रिच इन पिक्टोरियल पावर। द पोएम है वो पिक्टोरियल पावर के कारण यानी जो पिक्चर होती है उसमें रिच है। नेचर्स ग्लोरी एंड मर्स कैन बी सीन इन दिस लाइन्स। तो जो यहाँ पर नेचर की पड़ती लाइन है वो आप यहाँ देख सकते हो कि द सन इज़ वार्म, द स्काई क्लियर, द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है पी.बी. शैली की। A lament is Shelley's short lyric of 2 stanzas of 5 lines each। तो ये शॉर्ट पोएम है, लिरिक है, 5 लाइन ईच। इट इज रिटन 1821 एंड पब्लिश पोस्टमसली। पब्लिश उसकी डेथ के बाद होती है। फुल ऑफ मेलैंचोली एंड सैड पिटी, दुख से भरी हुई है, वैसे भरी हुई है। लाइफ हैज बिकम ए वेल ऑफ टीयर्स फॉर हिम। लाइफ जो है उसके लिए टीयर्स बन चुके हैं। और अपीयर्स दिखाते हैं, ब्लैंक पेज दिखाई देता है उसको। The poet feels demoralized, he has lost all hope and confidence in himself. Nature and the change of season fail to create feelings of hope and delight. नेचर जो होते हैं और जो सीजन है, नेचर एंड द चेंज ऑफ सीजन्स, नेचर और सीजन को जो चेंज होता है वो उसके अंदर होप और खुशी की जो फीलिंग्स है वो क्रिएट करने में सफल होता है। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर लिरिकल स्पॉन्टेनिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, अ जो है टेकन फाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आप इन लाइन को याद कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये थी 1 लाइनर क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें दिए हैं, कुछ पोएम छूट भी गई है इसमें, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो फर्स्ट थे, वो मैंने आपको दे दिए। और जो बची है वो उसके जो अनदर वर्क्स हैं उन्हीं के साथ मैं उसको ले लूँगी। इसमें सिर्फ पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके जो और वर्क थे उससे रिलेटेड नहीं थे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। बाय।